दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 37 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर, इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनकी जो जन्म की तिथि है वो है 25 मार्च 1983। जन्म का समय है 1:28 रात के और जन्म का स्थान है असम। प्रश्नों की बात की जाए तो विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरा विवाह कब तक होगा, इतने विलंब का कारण क्या है और 2020 में क्या विवाह के योग है या फिर नहीं। पति के भी बारे में जानना चाहती हैं कि वो किस फील्ड से होंगे। खुद के बारे में कहती हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं है, और संतान योग को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 9 नंबर से, यानी कि ये कुंडली बन जाती है धनु लग्न की, और चंद्रमा देखें तो कर्क राशि में विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बनती है धनु लग्न और कर्क राशि की। धनु लग्न यानी कि गुरु के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 26 डिग्री का है। लग्न यानी कि बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। धनु लग्न ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं, सत्य वचन बोलने वाले होते हैं, जिस वजह से कई बार इन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किसी का अहित नहीं करते, आमतौर पर किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का लग्न बनता है। यहां पर इनके कुंडली को देखा जाए तो लग्न में केतु विराजमान है और जो लग्नेश है गुरु, वो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। तो लग्नेश जो शरीर भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, वही जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठ गया। तो यहां पर केतु जो बैठे हुए हैं लग्न में, ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। धनु राशि में जो केतु है वो उच्च का माना जाता है, लेकिन चूंकि गुरु की प्लेसमेंट 12वें भाव में हो गई, त्रिक भाव में चले गए गुरु, इस वजह से यहां पर बैठा हुआ केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि यहां पर बैठा हुआ केतु अध्यात्म के प्रति रुचि दिलवाएगा, ज्ञान इनको देने वाला होगा, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखने वाली हो सकती हैं। यहां पर बैठा हुआ केतु भ्रम की स्थिति देगा, कंफ्यूजन की स्थिति देगा, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा बलवान नहीं हुई कुंडली में, क्योंकि वो 12वें भाव में जाकर के बैठ गए। केतु यहां पर से दृष्टि डालेंगे कुंडली के 5म भाव के ऊपर, शिक्षा संतान संबंधित अवरोध उत्पन्न करेंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7म भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में परेशानी, और दृष्टि पड़ेगी उच्च शिक्षा के भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर, तो वहां पर भी थोड़ी परेशानी ये केतु दे सकते हैं। 5 डिग्री का केतु है, बाल अवस्था का है और बलाबल 25% के आसपास यहां पर केतु के पास मानी जाएगी। कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ चलें, सुख का भाव होता है चतुर्थ भाव, और यहां पर सूर्य मंगल पराक्रम योग बना करके विराजमान है और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। बुध यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं बुध? तो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। हालांकि बुध की नीचता भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो बुध के ऊपर पड़ रही है, तो बुध की नीचता भंग जरूर हो जाएगी। लेकिन यहां पर बुध को आप ध्यान से देखें तो ये बुध अस्त हैं और नीच की भी राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो बुध का बल है वो काफी नेगेटिव हो जाएगा और साथ ही साथ काफी कम हो जाएगा बुध का बलाबल। सूर्य को देखें, 9 डिग्री का सूर्य है और सूर्य यहां पर वृद्ध अवस्था के हैं। इस कुंडली में सूर्य कौन है? तो वो भाग्येश है। भाग्येश सूर्य जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ सूर्य इनको कुछ मामलों में लाभ करवाने वाला होगा, प्रॉपर्टी वगैरह लेने के क्षेत्र में इनको लाभ करवाने वाला होगा। लेकिन ये जो सूर्य और मंगल की युति हुई है कुंडली के चतुर्थ भाव में, ये कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति करवा सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो तेज है, सूर्य अग्नि है, और मंगल जो है वो भी एक प्रकार से तेज ही है। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह बनते हैं
और जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में, तो ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। अब यहां पर ये सुख भाव में ये युति बन रही है, इस वजह से कई बार घर में कलह की स्थिति, मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि प्रॉपर्टी सब के मामले में यहां पर सूर्य अपनी दशांत दशा में इनको लाभ करवाने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, सरकारी नौकरी के योग यहां पर सूर्य बना देंगे और कहीं ना कहीं पिता से सहयोग भी और उनसे लाभ की स्थिति भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य इनको करवा देगा। हालांकि कुंडली के चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो क्या होता है, तो दिग्बल खो देते हैं सूर्य दिशाबल खो देते हैं, जिस वजह से पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में यहां पर बैठा हुआ सूर्य जातक या जातिकाओं को बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाले होते हैं। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के पंचमेश हैं और साथ ही साथ वो द्वादशेश भी हैं, यानी कि वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। मंगल जाकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर मंगल भी बना रहा है और सूर्य भी बना रहा है। तो यहां पर मंगल बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो कुछ लाभ देने वाले होंगे, शिक्षा से जो है लाभ करवा देंगे। और यहां पर बैठा हुआ मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में आपको भूमि का सुख विशेष रूप से देने वाला होगा। किस चीज का, तो भूमि का सुख देने वाला होगा। 27 डिग्री का मंगल है। मंगल यहां पर बाल अवस्था के साथ विराजमान है। दृष्टियों की बात की जाए तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। अब मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं, लेकिन गुरु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से यह मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। तो मंगल की दृष्टि जो 7वें भाव के ऊपर पड़ रही है वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी करवाने वाली होगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। यहां पर मंगल दृष्टि डाल करके आप अपने कर्म से अपने करियर में लाभ प्राप्त करेंगी, अपनी मेहनत से लाभ प्राप्त करने वाली होंगी। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। तो वही वाली बात कि मेहनत करिए और लाभ प्राप्त करिए। बुध को देखें इस कुंडली में तो वो विवाह भाव के स्वामी ग्रह हैं और कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, यानी कि इस कुंडली में वो सप्तमेश हैं और कर्मेश हैं। करियर, प्रोफेशन, विवाह, पार्टनरशिप, ये बुध इस कुंडली में दर्शा रहे हैं। केंद्र में जरूर है ये बुध, लेकिन कैसा है, तो नीच की राशि में बैठा हुआ है और अस्त का भी है। मैंने कई बार बताया है कि बुध अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देता है, लेकिन यहां पर ध्यान से बुध की डिग्री देखिए। 8 डिग्री के बुध हैं और 9 डिग्री के सूर्य हैं, तो यहां पर सिर्फ 1 डिग्री का फासला हुआ है। जब कहते हैं कि सूर्य और बुध के बीच में सिर्फ 1 डिग्री का फासला रहे, तो यहां पर बुध पूरी तरह से अस्त हो जाते हैं और ये बुध रिजल्ट्स दे ही नहीं पाता है। तो इस वजह से विवाह का सुख यहां पर बुध दे नहीं पाएगा ठीक से, और दूसरा यहां पर ये करियर से संबंधित भी लाभ आपको बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहां पर बुध को बेहतर करने की आवश्यकता है। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र पंचम भाव में यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र जो है वो मारक ग्रह है। मारक क्यों है, क्योंकि वो षष्ठेश हैं और वो लाभेश हैं। गुरु का ये लग्न बनता है, गुरु बृहस्पति का ये लग्न बनता है और शुक्र को उन्होंने मारक स्थान दिया। अब मारक शुक्र जाकर के शिक्षा संतान भाव में बैठा हुआ है, तो शिक्षा संतान संबंधित चीजों में ये अवरोध की स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा, क्योंकि ये मारक है, कारक नहीं है। शुक्र मारक ग्रह है, जहां बैठेगा थोड़ी परेशानी देने वाला होगा। तो यहां पर बैठ करके शुक्र थोड़ी समस्या शिक्षा और संतान को लेकर के आपको दे सकते हैं। हालांकि तात्कालिक मैत्री में है मंगल के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। अपनी दशांतर दशा में आपको ये शुक्र भी धन का लाभ करवाने वाला होगा। धन का लाभ ये शुक्र भी आपको करवाने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि विवाह के भाव में। कैसा है ये राहु, तो उच्च की राशि में जरूर बैठा हुआ है। यहां पर मिथुन में राहु को हम उच्च का मानते हैं। 5 डिग्री का राहु है, बराबर 25% के आसपास है। विवाह भाव में राहु का बैठना ये अच्छा नहीं माना जाता है। जिनकी भी कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हो, उनकी वैवाहिक जीवन में परेशानी आती ही आती है।
कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन जाते हैं, कई बार विवाह होने में परेशानी होती है। लेकिन परेशानी देखने को मिलती है यदि राहु किसी के सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए। अब मैंने कहा कि यहां पर राहु उच्च की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन राहु कैसा रिजल्ट देंगे, तो जिसके घर में बैठे हैं वैसा ही रिजल्ट देंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि बुध की स्थिति इस कुंडली में बढ़िया नहीं है, नीच की राशि में है बुध और पूरी तरह से अस्त है ये बुध। तो राहु कैसे यहां पर अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? इस वजह से यहां पर बैठा हुआ राहु वैवाहिक जीवन में, विवाह होने में, इन दोनों ही चीजों में आपको परेशानी देने वाला है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। मेहनत के बाद राहु आपको धन का लाभ करवा देंगे। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि भ्रम की स्थिति आपको देने वाला होगा, टेंशन खड़ी करेंगे आपके लिए राहु देव। और तीसरे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको मेहनती और पराक्रमी बनाने वाला होगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि आयु का होता है, ससुराल का होता है। यहां पर स्वग्रही है चंद्रमा अष्टम भाव में, लेकिन विपरीत राज्यों की स्थिति लागू नहीं होगी चंद्रमा की। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है वो 12वें भाव में जाकर के बैठ गए। इस वजह से इस कुंडली में विपरीत राज्यों वाली स्थिति लागू नहीं होगी। यहां पर चंद्रमा को देखें तो बलाबल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास। इस वजह से ससुराल पक्ष से लाभ और आपको आयु संबंधित विशेष लाभ यहां पर चंद्रमा दिलवाने वाले होंगे। और अचानक से हो सकता है कई बार आपको धन का लाभ देखने को मिल जाए। कब? तो चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में हो सकता है अचानक से आपको धन संबंधित लाभ देखने को मिल जाए। शनि की बात कर लेते हैं। शनि 9 डिग्री के साथ यहां पर अपनी उच्च की राशि तुला में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। इस कुंडली में शनि कौन है? तो वो धनेश है और वो तृतीयेश है, यानी कि कारक ग्रह नहीं है कुंडली में शनि। लेकिन यहां पर शनि धनेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं कुंडली में महाधनी योग का निर्माण हो जाना। तो शनि देव यहां पर महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। उच्च की राशि में बैठा हुआ है, वक्री जरूर है लेकिन उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर बैठा हुआ शनि आपको धन का लाभ जरूर करवाएगा। शनि धन का लाभ कैसे कराते हैं? तो मेहनत के बाद। तो मेहनत करिए, प्रयत्न करिए। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको विशेष धन लाभ करवाने वाला होगा। और तो और शुक्र की पूर्ण दृष्टि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है, तो यह जबरदस्त स्थिति है धन के लिए। तो यहां पर बैठ करके शनिदेव आपको धन का लाभ करवाने वाले होंगे। उसी प्रकार मेहनत, भाव के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं, लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, तो आपको मेहनत करने की तो आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। वक्री है शनि, इस वजह से कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति देने वाले होंगे। अपनी दशांत दशा में आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। कई बार धन दे देंगे तो कई बार नीचे भी ले आएंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो शनि आपको धन देने वाला होगा। 9 डिग्री के शनि है यहां पर, और यहां पर शनि बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के लग्न के ऊपर। लग्न को शनिदेव देखेंगे तीसरी दृष्टि से। बनते हुए कार्यों में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शनि का काम क्या है? विलंब करना। ना नहीं कहते हैं, देरी लगाते हैं। तो यहां पर शनि विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपके व्यक्तित्व में भी वो परेशानी खड़ी करेगा। ध्यान से देखिए, लग्न से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर नहीं है। इस वजह से यहां पर जो लग्न है वो पूरी तरह से पाप प्रभाव में आ चुका है। इस वजह से आपका जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जो व्यक्तित्व निखर के आना चाहिए, वो निखर के नहीं आ रहा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान भाव के ऊपर। विलंब की स्थिति देंगे, ना नहीं कहेंगे, लेकिन विलंब की स्थिति यहां पर शनिदेव देंगे। याद रखिए, शनि अकारक ग्रह है, इस कुंडली में कारक नहीं है वो। और शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। देखिए 7वीं दृष्टि यहां 8, 9 और 10वीं दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा को देख करके आपके मन को ये शनि पीड़ित करने वाला होगा। चंद्रमा यानी कि मन, और शनि की दृष्टि पड़ी तो क्या होगा? तो यहां पर शनि जो है इस चंद्रमा को पीड़ित करने वाले होंगे। और ध्यान से इस चंद्रमा को देखें तो ये चंद्रमा के मध्यम दोष में भी है। ये चंद्रमा के मध्यम दोष में भी है, क्योंकि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, पीछे राहु है और आगे कोई ग्रह नहीं है।
इस स्थिति को हम केमद्रम दोष कहते हैं, जो कि यहां पर चंद्रमा को लगा हुआ है। हालांकि ये चंद्रमा स्वराशि का बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से काफी हद तक ये केमद्रम दोष भंग हो जाएगा। लेकिन दूसरा सूत्र ये भी है कि यहां पर केमद्रम दोष के साथ साथ शनि की भी जो दृष्टि है, इस वजह से मन परेशान आपका रहेगा। केमद्रम दोष भंग हो रहा है गुरु की दृष्टि की वजह से, लेकिन आपका मन परेशान रहेगा। गुरु को देख लेते हैं। 17 डिग्री का गुरु यहां पर पूरे बलाबल के साथ युवावस्था में यहां पर विराजमान है मंगल की राशि में। अब ध्यान से देखें तो मंगल और गुरु के बीच में जो है वो राशि का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आप मेरे घर में और मैं आपके घर में। तो ये कहीं ना कहीं विदेश जाने की सूचना या फिर जन्म स्थान से दूर जाने की सूचना दे रहा है। यदि आप जन्म स्थान से दूर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, आपको उसमें लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप विदेश जा सकती हैं या विदेश जाना चाहती हैं तो इन चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेगा और वहां पर जाने से भी आपको तरक्की ज्यादा मिलेगी। 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को दानवीर बनाता है। दृष्टि डालेंगे गुरु यहां पर कुंडली के 4th भाव के ऊपर, अपने घर को देखेगा, मकान का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, ये गुरु आपको देने वाले होंगे अपनी अंतरदशा या दशा में। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, रोग से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाने का कार्य ये गुरु करेगा। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है। आप उच्च की राशि को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को बैलेंस करेंगे, केमद्रम दोष को भंग करेंगे और आपको आयु का भी लाभ देंगे, यानी कि आपकी आयु की रक्षा करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान से देखने वाली है गुरु की, कि एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ केतु बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। इस वजह से यहां पर गुरु पीड़ित हो गए। ध्यान से समझिए, एक तो यहां पर गुरु त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए, 12वें भाव में चले गए, इसको त्रिक भाव कहते हैं। 6, 8, 12 इस 3 भाव को हम अच्छा नहीं मानते। तो लग्न का जो स्वामी ग्रह है गुरु जाकर के त्रिक भाव में बैठ गया और यहां पर शनि और केतु की वजह से वो पाप कर्तरी दोष में फंस गए। इस वजह से गुरु की जो शुभता है उसमें कमी आ जाएगी, गुरु की शुभता में, पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो शुक्र की महादशा चल रही है आपको, और शुक्र की महादशा 20 दिसंबर 2027 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा में आपको फिलहाल गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 20 अक्टूबर 2020 तक रहने वाली है। प्रश्नों को ले लेते हैं। विवाह कब होगा? क्या 2020 में विवाह होने के योग हैं या फिर नहीं? और विवाह में विलंब का कारण क्या है? देखिए, 7म भाव में राहु का बैठना वीक पॉइंट, और इससे भी बड़ा वीक पॉइंट है बुध का पीड़ित होना। इससे भी बड़ा पॉइंट है यहां पर बुध का डैमेज होना आपकी कुंडली में। इस वजह से विवाह संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल रही है। गुरु एक स्त्री की कुंडली में मैं बार बार कहता हूं कि शुक्र से ज्यादा इंपॉर्टेंस गुरु की होती है विवाह को जब हम देखते हैं एक स्त्री की कुंडली में। और आपका जो गुरु है वो 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है और पाप कर्तरी में है। इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा परेशानी और विलंब की स्थिति देखने को मिल रही है। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए यहीं पर मैं आपके नवमांश पॉइंट की कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। आपके नवमांश कुंडली की बात करें तो वहां पर भी राहु केतु बैठे हुए हैं नीच की राशि में। यहां पर जो राहु केतु उच्च के नजर आ रहे हैं आपको कि ये तो राहु केतु उच्च का है तो कुछ ना कुछ तो लाभ देगा, लेकिन यही राहु केतु नवमांश कुंडली में, जो कि सूक्ष्म कुंडली होती है जिसको हम विशेष रूप से विवाह के लिए देखते हैं, वहां पर ये राहु केतु नीच की राशि में बैठे हुए हैं। राहु लग्न में है तो केतु सप्तम में है और नीच का, और साथ में वो चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। राहु चंद्रमा के साथ लग्न में बैठा हुआ, इस वजह से आपके मन को ये प्रभावित करेगा, आपके मन को पीड़ित करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करेगा, विवाह होने में भी ये आपको परेशानी दे रहा है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से आपके विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और विवाह होने के बाद भी ये जो राहु केतु है आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी डालने वाले होंगे। विवाह कब होगा? अब सवाल उठता है कि विवाह कब होगा। देखिए, विवाह होने की बात है तो शुक्र की महादशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है। इस दशा और अंतरदशा में विवाह होते हैं।
अभी भी देखा जाए, गोचर को देखा जाए, आपकी अंतरदशा को देखा जाए, तो अभी भी योग बना हुआ है। इवन इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष तक भी आपके विवाह का योग बना हुआ रहेगा, गुरु की गोचर को देखते हुए। गुरु के गोचर को देखते हुए इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष भी आपके विवाह का योग बना रहेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है पति का करियर क्या होगा, जॉब करने वाले होंगे या फिर बिजनेस करने वाले होंगे। देखिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हां एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक इंडिकेशन हम दे सकते हैं। वो नजर आ रहा है यहां पर कि आपके पति सरकारी नौकरी में या तो होंगे, या तो किसी टेक्निकल क्षेत्र में होंगे, या तो अपने पिता का कारोबार कर रहे होंगे। इन तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज होने की संभावना ज्यादा बनती है। इन्होंने अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग के बारे में पूछे। बिल्कुल आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नजर आ रहा है। सूर्य की दृष्टि जो दशम भाव कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है, इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी का योग है। लेकिन आपकी कुंडली में बुध जो है, मैंने बताया था कि विवाह और आपके करियर यानी कि कर्म स्थान का स्वामी ग्रह है, और वो सबसे ज्यादा डैमेज है। तो अगर आपको विवाह और करियर की बात की जाए तो उसके लिए बुध को बेहतर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और विवाह के बाद संतान योग है या नहीं, देखिए संतान योग के लिए मैंने आपके लग्न चार्ट को देखा, आपकी नवमांश को देखा और आपके सप्तमांश को भी मैंने देखा। इन तीनों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आपकी कुंडली में संतान का योग है। विलंब से है, परेशानी हो सकती है, लेकिन संतान होने से मना ही नहीं है। संतान होने के योग आपकी कुंडली में मौजूद है। शुक्र के यहां पर बैठे होने की वजह से, शनि की दृष्टि होने की वजह से विलंब और परेशानी नजर आ रही है। और तो और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, जिस वजह से संतान होने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, तो संतान होने में थोड़ी परेशानी दिख पड़ती है। लेकिन इतना है कि आपकी कुंडली में संतान का योग मौजूद है, इसको हम ना नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल की स्थिति जो कि मंगल पंचमेश है इस कुंडली में, इसकी स्थिति नवमांश में भी बढ़िया है और आपके सप्तमांश जो कि संतान के लिए चार्ट होता है वहां पर भी इस मंगल की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। और गुरु की भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है नवमांश में भी और सप्तमांश में भी। इसीलिए मुझे लगता है कि संतान का योग है आपकी कुंडली में। और जानना चाहते हैं कि पुत्र या पुत्री, देखिए महिला की कुंडली से इस बात को नहीं बताया जा सकता कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसके लिए पुरुष की कुंडली ज्यादा मायने रखती है। और चलिए सीधे हम उपाय के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली मैंने आपको समझा दिया कि नवमांश कुंडली में विवाह वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। वहां पर नवमांश कुंडली में आपका जो विवाह वाला पार्ट है वो लग्न चार्ट से भी ज्यादा गड़बड़ है। उपाय आपको मैं बता दे रहा हूं, यदि आप ये उपाय करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपका विवाह हो जाएगा। प्रथम उपाय है आपके लिए, सोमवार का व्रत करें। सोमवार का व्रत करेंगी आप, नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना चाहिए। समय हो तो 5 माला 10 माला भी कर सकती है, लेकिन 3 माला का जाप आपको करना चाहिए। हर बुधवार मंदिर जाना है, गणेश जी को दूर्वा जिसे हम घास कहते हैं वो उनके चरणों में अर्पित करना है। इसी मंत्र को बोलते हुए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसे करके आपको एक एक करके कम से कम 21 दूर्वा अर्पित करना चाहिए हर बुधवार। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, उस जल में थोड़ी हल्दी भी आपको डाल देनी चाहिए। थोड़ी हल्दी मिला करके भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, यानी कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की एक साथ आराधना करनी चाहिए। चाहे तो आप एक मंत्र नोट कर लीजिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर आप माता लक्ष्मी के लिए अलग से कोई मंत्र और विष्णु भगवान के लिए अलग से कोई मंत्र, ऐसा भी जाप कर सकती हैं, या अलग अलग पाठ दोनों के लिए कर सकती हैं। यानी कि दोनों की इकट्ठी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय आप करेंगी, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा और ईश्वर ने चाहा तो आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 37 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।